सोचिए जरा, एक बड़ा सा बोइंग 7878 विमान, 250 यात्री, फ्यूल भी काफी भरा हुआ है और बाहर का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस, हवा एकदम सूखी और रनवे सिर्फ 3 किलोमीटर। तो सवाल यह है कि क्या ये विमान उड़ान भर पाएगा? और ये सिर्फ एक ऑपरेशनल सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में दिखाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और एविएशन इंजीनियरिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बड़ी चुनौती है ये। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। दो खास मुद्दे हैं एविएशन से जुड़े। पहला तो यही कि बढ़ता तापमान खासकर टेक ऑफ पर उड़ान की फिजिक्स को कैसे बदल रहा है। जी हाँ, हम वो 52 डिग्री वाले सिनेरियो को थोड़ा खोलकर देखेंगे। और दूसरा मुद्दा है बोइंग कंपनी से जुड़ा, मतलब उनकी सेफ्टी, उनकी जवाबदेही। और इसमें वो 737 मैक्स वाला मामला भी है जिसका हाल में एक समझौता हुआ है। बिल्कुल। और दुखद बात ये भी है कि हाल में एयर इंडिया की 787 फ्लाइट भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो हमें इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। गर्मी में उड़ने की तकनीकी बातें, बोइंग केस के कानूनी और नैतिक पहलू, और जो हाल में घटनाएं हुई हैं उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा मकसद क्या है आज? हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतनी गर्मी में टेक ऑफ के पीछे विज्ञान क्या कहता है, बोइंग समझौते का मतलब क्या है, और इन सब का हल की घटनाओं से क्या ताल्लुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 52 डिग्री सेल्सियस और 3 किलोमीटर रनवे वाला जो बोइंग 787 का केस था, हाँ, उस पर वापस आते हैं। इतनी ज्यादा गर्मी ये फ्लाइट को कैसे प्रभावित करती है? देखिए, सबसे अहम चीज है हवा का घनत्व, डेंसिटी, जिसे हम विज्ञान की भाषा में रो पी कहते हैं। अच्छा। तो जब तापमान बढ़ता है, हवा फैलती है, मतलब वो कम घनी हो जाती है, उसका घनत्व कम हो जाता है। ओके। और 52 डिग्री सेल्सियस पर आप सोचिए, जो स्टैंडर्ड तापमान हम 15 डिग्री मानते हैं, उसकी तुलना में घनत्व करीब करीब 30% तक कम हो सकता है। 30%? ये तो काफी ज्यादा है। जी हाँ। और यहीं पर फिर लिफ्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो काम आता है। L = ½ ρv² SCL। हाँ हाँ। ये फॉर्मूला साफ दिखाता है कि अगर रो यानी घनत्व कम है तो उतनी ही लिफ्ट पाने के लिए विमान को अपनी स्पीड यानी v बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा। तो ज्यादा स्पीड मतलब टेक ऑफ के लिए ज्यादा लंबा रनवे चाहिए होगा। बिल्कुल। और इंजन पर क्या असर होता है? हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, जब हवा कम घनी होती है तो उसमें ऑक्सीजन भी कम होती है ना। हाँ, सही बात है। तो इंजन को पूरी ताकत यानी थ्रस्ट पैदा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या कहिए कि वो उतनी थ्रस्ट पैदा ही नहीं कर पाते। इसी कॉन्सेप्ट को डेंसिटी एल्टीट्यूड कहते हैं। मतलब गर्म मौसम में कोई एयरपोर्ट अगर कम ऊंचाई पर भी है तो विमान के परफॉर्मेंस के हिसाब से ऐसा महसूस होता है जैसे वो ज्यादा ऊंचाई पर हो। तो इससे टेक ऑफ के लिए जो दूरी चाहिए, TODR जिसे कहते हैं, हाँ, टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड जी, वो बढ़ जाती है। तो उस 787 वाले केस में 3000 मीटर रनवे वो काफी था या नहीं? देखिए, सामान्य हालात में, मतलब समुद्र तल पर, एक 787-8 को अपने मैक्सिमम टेक ऑफ वेट MTOPW पर उड़ने के लिए करीब 2900 मीटर रनवे चाहिए होता है। ठीक है। लेकिन 52 डिग्री सेल्सियस पर इस डेंसिटी एल्टीट्यूड के असर की वजह से ये जरूरत बढ़कर आप मानिए 3350 मीटर से 3600 मीटर तक जा सकती है। अरे बाप रे, मतलब 3000 मीटर तो कम पड़ गया। हाँ बिल्कुल। उस काल्पनिक स्थिति में 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर का रनवे काफी नहीं है। इससे न सिर्फ टेक ऑफ खतरनाक हो जाता है, बल्कि एक और चीज है, V1 स्पीड। ये वो स्पीड होती है जिसके बाद पायलट टेक ऑफ कैंसिल नहीं कर सकता, उसे उड़ना ही होता है। हाँ, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा। एग्जैक्टली। तो अगर V1 तक पहुंचने के बाद कोई दिक्कत आती है और रुकना पड़े तो उसके लिए भी तो पर्याप्त रनवे चाहिए ना। हाँ, वरना ओवरशूट हो जाएगा। सही कहा। और इस केस में 3000 मीटर पर वो मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन एक चीज और थी उस सिनेरियो में, हवा सूखी थी, नमी 10% से कम। क्या उससे कुछ मदद मिलती है? खैर, थोड़ी सी। टेक्निकली सूखी हवा नम हवा से थोड़ी ज्यादा घनी होती है, क्योंकि पानी का वाष्प नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से हल्का होता है। अच्छा, ये तो उल्टा लगता है। हाँ, थोड़ा इंट्यूटिव नहीं है, पर ऐसा ही है। लेकिन 52 डिग्री जैसे हाई टेम्परेचर पर तापमान का असर इतना ज्यादा होता है कि नमी का ये जो हल्का सा फायदा है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। मतलब टेम्परेचर ही डोमिनेट करता है। समझ गया। तो फिर एयरलाइंस करती क्या है ऐसे हालात में? हमने फीनिक्स में सुना था, दुबई में भी शायद कुछ हुआ था। जी हाँ, फीनिक्स में 2017 में कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी गर्मी की वजह से।
और दुबई में 2016 में एमिरेट्स की एक फ्लाइट EK521 का हादसा हुआ था, उसमें मौसम का भी रोल था। तो उपाय कई हैं। जैसे कि एक तो ये कि विमान का वजन कम किया जाए, कम यात्री ले जाएं या कार्गो कम करें या फिर फ्यूल कम भरें। लेकिन फ्यूल कम भरने से रेंज कम हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरा उपाय है कि दिन के ठंडे समय में उड़ान भरें, जैसे सुबह जल्दी या देर रात को। हाँ, ये लॉजिकल है। या फिर टेक ऑफ के लिए फ्लैप की सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करें। लेकिन इन सब की अपनी सीमाएं हैं। तो मतलब ये कि जो एयरपोर्ट्स गर्म इलाकों में हैं, जैसे फीनिक्स, दुबई या हमारे यहाँ दिल्ली, अहमदाबाद, रियाद, हाँ, इन सबको अब सिर्फ ट्रैफिक मैनेज नहीं करना है, बल्कि बढ़ते तापमान की इन चुनौतियों के हिसाब से भी अपनी प्लानिंग करनी पड़ रही है। ये साफ तौर पर क्लाइमेट चेंज का एविएशन सेक्टर पर सीधा असर दिख रहा है। ये तो हुई मौसम की बात। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, बोइंग, और खासकर उनका 737 मैक्स। यहाँ मामला काफी पेचीदा है ना? हाँ बिल्कुल। और हाल ही में 29 मई 2025 को अमेरिका के न्याय विभाग यानी DOJ के साथ उनका एक समझौता हुआ है। इस समझौते में क्या तय हुआ है? ये उन 2 घातक 737 मैक्स दुर्घटनाओं से जुड़ा है ना? जी, उन दुर्घटनाओं में कुल 346 लोगों की जान गई थी। तो इस समझौते के तहत बोइंग पर जो आपराधिक धोखाधड़ी का आरोप था वो हटा दिया गया है। आरोप हटा दिया, लेकिन फिर? हाँ, बदले में बोइंग कुल $1.1 बिलियन देगा। इसमें करीब $244 मिलियन का जुर्माना है, $445 मिलियन पीड़ितों के मुआवजे के लिए एक फंड में जाएंगे और 455 मिलियन से ज्यादा उन्हें सेफ्टी सुधारों पर खर्च करने होंगे। लेकिन दोषी अपराधी का ठप्पा नहीं लगेगा उन पर? नहीं, यही इस समझौते की सबसे विवादास्पद बात है। बोइंग को क्रिमिनली कन्विक्ट नहीं किया जाएगा और कोई इंडिपेंडेंट मॉनिटर भी नहीं होगा जो नजर रखे। बस एक कंप्लायंस सलाहकार नियुक्त होगा। हाँ, बोर्ड मेंबर्स को पीड़ित परिवारों से मिलना होगा। पीड़ित परिवारों का क्या कहना था इस पर? जाहिर है वो खुश नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, गहरा गुस्सा और निराशा थी उनमें। उनके वकील हैं पॉल कैसल, उन्होंने तो इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे घातक कॉर्पोरेट अपराध तक कह दिया। उनका कहना था कि ये पैसे देकर जवाबदेही से बचने जैसा है। वो असल में चाहते थे कि कंपनी को नैतिक और संस्थागत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। तो फिर DOJ ने ये समझौता क्यों किया? उनका क्या तर्क था? DOJ का कहना था कि इससे एक लंबा और अनिश्चित मुकदमा टल गया और अब ध्यान कंपनी में सुधार लाने पर लगाया जा सकेगा। मतलब आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ये सुनिश्चित करने पर। ये एक मुश्किल सवाल है कि सही बैलेंस क्या है। अच्छा, क्या हम थोड़ा सा याद दिला सकते हैं कि वो मैक्स दुर्घटनाओं की मूल वजह क्या थी? हाँ जरूर। मुख्य वजह थी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसका नाम था MCAS, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, NCAS। हाँ, इसे विमान के हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक करने के लिए बनाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसके बारे में पायलटों और रेगुलेटर्स को पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई थी। अच्छा। बाद में जब जांच हुई तो अंदरूनी दस्तावेज सामने आए जिनसे पता चला कि कैसे सेफ्टी कंसर्न्स को नजरअंदाज किया गया और रेगुलेटर्स को भी कह सकते हैं गुमराह करने की कोशिश हुई थी। इसी वजह से वो टेक्सास वाले जज रीड ओकॉनर, उन्होंने 2023 में वो कड़ी टिप्पणी की थी, सबसे खतरनाक कॉर्पोरेट अपराध वाली। जी हाँ, बिल्कुल उसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। तो ये बोइंग वाला मामला एक तरफ है। अब इसे हाल की जो दूसरी विमानन दुर्घटनाएं हुई हैं, उनसे कैसे जोड़कर देखें, खासकर जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा हुआ 12 जून 2025 को। हाँ, AI 171 की दुर्घटना बहुत दुखद थी। अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद वो बोइंग 787-8 क्रैश हो गया। 242 लोग सवार थे जिनमें से सिर्फ एक बच पाया। और ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला हल लॉस था, है ना? मतलब पहली बार कोई 787 विमान पूरी तरह नष्ट हुआ। जी, ये 787 के लिए पहला ऐसा हादसा था। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी हादसे को ना देखें बल्कि पिछले करीब 1-1.5 साल की दूसरी घटनाओं पर भी नजर डालें। हाँ। जैसे जापान में JL 516 की रनवे पर टक्कर हो गई थी। अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट 1282 का वो दरवाजे का प्लग हवा में निकल गया था। हाँ, वो तो काफी खबरों में था। फिर सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 321 में भयानक टर्बुलेंस हुआ जिसमें एक यात्री की मौत हो गई। ब्राजील में वोएपास की फ्लाइट 2283 क्रैश हुई। अजरबैजान एयरलाइंस की फ्लाइट बाकू में क्रैश हुई। जेजू एयर की फ्लाइट में गड़बड़ी आई। पोटोमैक नदी में 2 छोटे विमान टकरा गए।
बाप रे, इतनी सारी घटनाएं। हाँ, मतलब ये अलग अलग तरह की घटनाएं, अलग अलग विमान हैं, अलग अलग हालात हैं, लेकिन ये सब मिलकर ये दिखाती हैं कि सुरक्षा की चुनौतियां सिर्फ किसी एक कंपनी या एक तरह के विमान तक सीमित नहीं है। ये पूरे एविएशन इंडस्ट्री की समस्या है। तो ये कहीं ना कहीं एविएशन सेफ्टी के जो सिस्टम हैं, जो निगरानी है, उस पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल, ये सवाल उठाती हैं कि क्या मौजूदा सिस्टम पर्याप्त है, क्या रेगुलेशन ठीक से हो रहा है, क्या सेफ्टी कल्चर वाकई मजबूत है पूरी इंडस्ट्री में। तो अगर हम इन दोनों धागों को एक साथ लाएं, एक तरफ क्लाइमेट चेंज से बढ़ती ऑपरेशनल चुनौतियां, दूसरी तरफ बोइंग जैसे बड़े प्लेयर की जवाबदेही पर सवाल, और साथ में ये हाल की दुखद दुर्घटनाएं, इसका मतलब क्या निकलता है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि कैसे ये अलग अलग दबाव, मौसम का दबाव, कॉर्पोरेट कल्चर का दबाव, रेगुलेशन का दबाव, ये सब आकर एविएशन सेफ्टी पर मिल जाते हैं। कैसे? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक नया ऑपरेशनल रिस्क ला रहा है। गर्म मौसम, भयानक टर्बुलेंस, इसके लिए इंजीनियरिंग में भी बदलाव चाहिए और ऑपरेशन के तरीकों में भी। ठीक है। दूसरी तरफ बोइंग वाला मामला दिखाता है कि कैसे कभी-कभी मुनाफे का दबाव सेफ्टी कल्चर पर हावी हो सकता है और रेगुलेटर्स का रोल कितना अहम और मुश्किल है। Aren't you scared? And he said, and his voice and the way he would talk, no, I ain't scared. He said, but if anything happens to me, it's not suicide. You know, I know that he did not commit suicide. There's no way. He loved life too much. He loved his family too much. He loved his brothers too much to put them through what they're going through right now. And he basically told you not to believe it. और फिर ये जो हाल की दुर्घटनाएं हैं, चाहे वो एयर इंडिया 787 हो या कोई और, वो हमें याद दिलाती हैं कि एविएशन कितना भी सुरक्षित क्यों न हो गया हो, इसमें रिस्क हमेशा बना रहता है। ये एक लगातार चलने वाली बहुत जटिल चुनौती है। तो संक्षेप में कहें तो मुद्दे ये हैं, बहुत ज्यादा गर्मी टेक ऑफ को मुश्किल बना रही है, जिससे एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। हाँ, बोइंग का जो समझौता हुआ, उसने कॉर्पोरेट जवाबदेही पर बहस को और तेज कर दिया है कि क्या जुर्माना काफी है या सजा होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और एयर इंडिया 787 समेत जो हाल में हादसे हुए हैं, वो एविएशन के जो अपने जोखिम हैं, उनकी एक कड़वी याद दिलाते हैं। सही कहा। और शायद जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहिए। हाँ, जरूर। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विमानों को और ज्यादा काबिल बना रही है और सेफ बना रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लाइमेट चेंज के असर या फिर इंसानी गलतियां या कॉर्पोरेट कल्चर की प्रॉब्लम वो इस तरक्की को कमजोर कर रही है? ये सोचने वाली बात है। मतलब भविष्य में अगर हमें उड़ान को सुरक्षित रखना है, तो इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस और नैतिकता, इन तीनों के बीच सही तालमेल, सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।